गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 1 बॉटनी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज एल्गी के अंतर्गत हम उडोगोनियम का अध्ययन करेंगे। उडोगोनियम एक फ्रेश वाटर एल्गी है, अर्थात स्वच्छ जलीय शैवाल है। यह क्लोरोफाइसी का सदस्य है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल ए और बी मिलते हैं। फ्लैजिला सम संख्या में, आइसोकॉन्ट, एंटीरियर और विप्लेश प्रकार के होंगे। सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी हुई रहती हैं तथा संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है। उडोगोनियम यह ऑर्डर उडोगोनियल्स के अंतर्गत आता है। इसका ऑर्डर है उडोगोनियल्स। उडोगोनियल्स ऑर्डर के अंतर्गत एकमात्र फैमिली है उडोगोनियेसी। उडोगोनियेसी फैमिली का मेंबर है। उडोगोनियल्स की विशेषता के सदस्यों की विशेषता है कि इनमें एपिकल बेसल पोलैरिटी पाई जाती है। एपिकल बेसल पोलैरिटी। एपिकल बेसल पोलैरिटी से क्या अर्थ है कि इसमें शीर्ष और अधर भाग पूर्ण रूप से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अर्थात यदि इसका थैलस या तंतु बीच में से किसी भी कारण से टूट जाता है और यह नए कांट का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में फिलामेंट का जो ऊपरी भाग है वह हमेशा ऊपरी ही रहेगा तथा निचला भाग अधर भाग की तरह से ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिलामेंट के उल्टे उड़ने की किसी भी प्रकार से संभावना हो, अर्थात मदर प्लांट में जो भाग निचला था डॉटर प्लांट में भी वही निचला रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह भाग अपर एपिकल भाग की तरह से कार्य करने लगे, तो यह एपिकल बेसल पोलैरिटी कहलाती है। इसके अलावा इसके सदस्यों की विशेषता है कि इनमें रेटिकुलेट या जालिकाबद्ध क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। में जालिकाबद्ध क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तथा इनमें की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मिलते हैं। तो उडोगोनियल्स के ऑर्डर की विशेषता है कि इसमें एपिकल बेसल पोलैरिटी है, रेटिकुलेट या जालिकाबद्ध क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तथा इसके सदस्यों में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाएंगे, अर्थात एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई रहेगी। उडोगोनियल्स के अंतर्गत 3 जीनस आते हैं। प्रथम उडोगोनियम, दूसरा उडोक्लेडियम और थर्ड बल्बोकी। तीन ऑर्डर्स हैं, 3 जीनस हैं जो कि उडोगोनियल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम उडोगोनियम का अध्ययन कर लेंगे। उडोगोनियम एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो कि हमेशा किसी न किसी आधार से लगी हुई मिलेगी। यह या तो चट्टानों से जुड़ी हुई रहती है या फिर यह किसी अन्य पादप के ऊपर एपिफाइट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। उडोगोनियम के थैलस की यदि हम बात करें तो इसका थैलस अनब्रांच्ड यूनिसीरियल प्रकार का थैलस है। प्लांट में हम देखते हैं तो इसके आधारीय भाग पर की जो कोशिका होती है वह अन्य कोशिकाओं से भिन्न होगी, पतली लंबी होती है और इस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। यह कोशिका होल्ड फर्स्ट कहलाती है। आधारीय कोशिका के ऊपर अन्य जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह अपेक्षाकृत पतली लंबी होगी और यह तंतु शाखित नहीं होता। कोशिकाओं की एक ही पंक्ति से बना हुआ तंतु है, कोशिकाओं की एक सिंगल पंक्ति से बना हुआ तंतु है, यह शाखित नहीं है। इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी। अब इसमें की कोशिकाओं में केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो कि इसका मुख्य भाग देती है और इस
चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट रिक्तिका और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल के बीच में प्रोटोप्लास्ट पाया जा रहा है और इस प्रोटोप्लास्ट में एक बड़ा जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अतः जब हम बाहर से इसको देखेंगे तो हमें मुख्य भाग क्लोरोप्लास्ट द्वारा घेरा हुआ दिखेगा और क्लोरोप्लास्ट जालिकावत है और इसकी जालियां हमेशा लंबाई के पैरेलल होंगी। यह इस तरीके से लंबाई के पैरेलल आपको जालिकावत क्लोरोप्लास्ट इसमें देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के जहाँ पे क्रॉस कनेक्शंस हैं, यहाँ जहाँ जालिकाएं आपस में मिलती हैं, इस वाली जगह पर पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। उडोगोनियम की कोशिका में बहुत सारे पायरिनॉइड्स मिलेंगे जो कि इन जालिकाओं के इंटरसेक्शन वाले एरिया में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार अधिकतर भाग में हमें जालिका युक्त क्लोरोप्लास्ट दिखेगा और उसमें पाए जाने वाले पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस प्रत्येक कोशिका में एक ही होता है और यह कोशिका के साइड में क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में को हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि क्लोरोप्लास्ट के साइड में देखने को इस तरीके से मिलता है, जबकि बेसल सेल में का न्यूक्लियस ऊपर की तरफ रहेगा। सेल वॉल 3 लेयर्स की मिलकर के बनी हुई होती है। अंदर की लेयर सेलुलोज से निर्मित होती है, मध्य लेयर पैक्टिन की और बाहर लेयर काइटिन की बनी हुई है। 3 लेयर की बनी सेल वॉल है। अंदर की लेयर सेलुलोज की, मध्य लेयर पैक्टिन की और बाहर लेयर काइटिन की बनी हुई रहती है। उडोगोनियम की फिलामेंट की एक और विशेषता होती है, इसमें एपिकल कैप्स का पाया जाना। एपिकल कैप्स क्या है? यहाँ कुछ सेल्स पर कैप के नुमा संरचनाएं, टोपीनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यह जो टोपीनुमा संरचनाएं होती हैं, यह कैप कहलाती हैं और इन कैप एपिकल कैप्स कहलाती हैं। और जिन कोशिकाओं में यह एपिकल कैप्स पाई जाती हैं, यह एपिकल कैप जिन कोशिकाओं में पाई जाएंगी वह कोशिकाएं कैप सेल कहलाती हैं। कैप्सल सेल वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें की विभाजन की क्षमता होती है, जो कि विभाजन करती हैं। इस फिलामेंट की समस्त कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता नहीं रखती। केवल जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है उनमें कैप पाई जाती है और यह कैप किसी भी कोशिका पे कैप्स की संख्या यह दर्शाती है कि इस कोशिका ने कितनी बार विभाजन किया हुआ है। कोशिका जितनी बार पहले विभाजित हो चुकी है उतनी ही कैप्स कोशिका के ऊपर देखने को मिलती हैं। यह कैप्स की प्रेजेंस उडोगोनियम में विशेष प्रकार के सेल डिवीजन के कारण देखने को मिलती है। यदि हम कोशिका के विभाजन को देखें, यहाँ हम एक कोशिका में विभाजन को देखते हैं। एक सामान्य कोशिका इस प्रकार से हमें नजर आती है और इस कोशिका उडोगोनियम की एक सामान्य कोशिका इस प्रकार से नजर आती है और इस कोशिका में जब विभाजन प्रारंभ होता है तो कोशिका के शीर्ष से थोड़ा नीचे की ओर इस भाग में सेल वॉल बनाने वाले मटेरियल जैसे सेलुलोज इकट्ठे होते मिल जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेल वॉल निर्माण करने वाले मटेरियल इस भाग में इकट्ठे होने लग जाते हैं। मटेरियल्स का यहाँ एपिकल पार्ट से कोशिका के शीर्ष भाग से थोड़ा नीचे की ओर इकट्ठा होना इसके में कोशिका विभाजन के प्रारंभ होने को दर्शा रहा होता है। धीरे धीरे करके इस भाग में यह मटेरियल का इकट्ठा होना अधिक होता चला जाता है। साथ ही यह जो न्यूक्लियस कोशिका के साइड में, कोशिका की साइड में स्थित था, यह न्यूक्लियस भी सेंटर की ओर मूवमेंट प्रारंभ कर देता है।
तो हमें यह जो कोशिका है, विभाजन करने वाली कोशिका, कुछ इस तरीके से नजर आती है कि इसका केंद्र सेंटर की ओर आ जाता है और सेल वॉल निर्माण करने वाले मटेरियल यहाँ पर अधिक मात्रा में एकत्रित होने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते आते यह केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रकों का निर्माण करता है। टेलोफेज आते आते दोनों पुत्री केंद्रकों के बीच में मेम्ब्रेन का बनना प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, और जबकि सेल वॉल बनाने वाले मटेरियल्स का इकट्ठा होना जारी रहता है। नेक्स्ट अवस्था में यह केंद्रक और जो पट दोनों केंद्रकों के मध्य बनना प्रारंभ हुआ है, यह ऊपर की ओर मूवमेंट प्रारंभ करता है। एक केंद्रक नीचे अपनी ही स्थिति में रहेगा, जबकि दूसरा केंद्रक ऊपर की ओर मूवमेंट प्रारंभ करेगा, तथा उसके साथ साथ यह जो पट बनना प्रारंभ हुआ है, यह पट भी ऊपर की तरफ गति करने लगेगा। साथ ही साथ यह जो सेल वॉल के मटेरियल है, फॉर्मिंग मटेरियल है, इनका अधिक मात्रा में एकत्रीकरण होने के कारण यह भाग अंदर का फैलता है, जिसके कारण बाहर की वॉल टूट जाती है। नेक्स्ट स्टेज में यह जो बाहर की वॉल बनी है, यह बाहर की वॉल मटेरियल से एकत्रीकरण होने के कारण टूट जाती है और हमें इसकी स्थिति लगभग इस टाइप से नजर आती है। नेक्स्ट अवस्था में यह जो नई बनने वाला मटेरियल है, जो नई बनने वाली वॉल है, यह वॉल लंबी होकर के पूर्ण एक कोशिका का के आकार की हो जाएगी और यहाँ नीचे की ओर पुत्री कोशिका रहेगी। यह पट विभाजन करता हुआ दोनों कोशिकाओं के मध्य में आकर के जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेज में यह पट आकर के इधर जुड़ जाएगा और दोनों पुत्री केंद्रक भिन्न भिन्न कोशिकाओं में चले जाते हैं, परंतु जो पेरेंट सेल की सेल वॉल का टूटा हुआ मटेरियल है, वह हमें यहाँ पर कैप के फॉर्म के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर यह जो मटेरियल है, यह हमें कैप के रूप में नजर आएगा। तो इस प्रकार से यूडोकोनियम की सेल में सेल डिवीजन के इन विभिन्न स्टेप्स के कारण यहाँ पर कैप का फॉर्मेशन हो जाता है और जितनी कैप्स सेल के ऊपर बनेगी वह यह दर्शाती है कि सेल ने कितनी बार विभाजन किया है।